तंत्र में राजनीतिक फैसले संख्या बल के आधार पे होते हैं। ये हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर मायावती या वामन मेश्राम है ना, चंद्रशेखर तो किसी गिनती में नहीं, ये अगर इतना विरोध ना करते तो हमारे लोगों ने उठ के खड़े नहीं होना था और इनके चेहरों से नकाब नहीं उठना था। मायावती असल में लीडर नहीं है। मायावती के सामने जब ईडी का नाम आता भाग लेती है, चुप हो जाती है। मायावती लीडर नहीं है। मायावती ने तो कांशीराम से हत्याया है और कांशीराम के जीवन की मैं सबसे बड़ी गलती अगर है तो वो मायावती है। आज जो चंद्रशेखर के पास जितनी पूंजी है, जितनी गाड़ियां हैं, 90% वाल्मीकि समाज की दी हुई है। अब वो 90% समझ तो जाएंगे ना कि हमने ये क्या कर दिया। तू हमें हिंदू क्यों कहता है? गिनती बढ़ाने के लिए? नहीं तो हम भंगी हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं। और वो 15% आर्यन है, वो स्वर्ण है। मगर जब हिंदू बनकर उसने अपने आप को मेजोरिटी साबित करना है तब हम सारे साथ हैं। मेरा स्वागत करके आप इसका क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं। मेरा मैं का कोई धन्यवाद नहीं, वो मेरी कौम का खून है। मेरे घर में इतना लायक बच्चा नहीं है तो कौम में कहीं भी मिलेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ूं। ऐसा कभी बामसेफ ने किया। पिकनिक से करा देते हैं, अगले साल बेंगलोर मिलेंगे, अब हम और मदुरई मिलेंगे, है ना, अब हम जयपुर में इकट्ठा होंगे, है ना, और उसके सेशन बनाते बड़े अच्छे, है ना, 2-3 घंटे का ये होगा, फिर वो थाली लंच की मिलेगी और फिर हम घूमने भी निकलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। आप हैं दर्शन रतन रावण जी और लगातार वाल्मीकि समाज में उनके काम को पूरे भारत में देखा जाता है, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो सोशल मूवमेंट हो, और अधिकारों की और हक की बात जब होती है तो दर्शन रतन रावण जी का नाम आता है। और अभी पूरा समाज, पूरी जाति इस समय संघर्ष कर रही है आरक्षण में वर्गीकरण का, या कोटे को लेकर जो फैसला आया 1 अगस्त को, उसके बाद लगातार इस जाति पर हमले हुए, इसको लगातार नीचा दिखाया गया, चाहे वो झाड़ू के नाम को लेकर, चाहे वो ये इनके समाज के बच्चे पढ़ते नहीं, ऐसे तमाम बयान आए हैं लोगों के। सर, तमाम चीज़ें आपने सुनी हैं, अब समाज क्या फैसला लेने वाला है? क्योंकि सरकार ने अपना एफिडेविट वो सबमिट कर दिया है अपने समर्थन में, तो अब समाज क्या फैसला लेने वाला है? सरकार का एफिडेविट तो कोई 3-4 महीने पहले आया सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा राज्य सरकारों के पाले में चला गया, वो पाले में नहीं चला गया, बल्कि राज्य सरकारों का बहाना खत्म हो गया। राज्य सरकार से जब भी किसी भी राज्य सरकार से हम बात करते थे तो 341, 16(4) किसी ना किसी धारा को हमारे आगे रख देते थे कि जी ये जो है संविधान हमें रोकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैरिकेड हटा दिए। उन्होंने कहा भी कोई नहीं आपको रोकता, आप अपने विवेक से, अपने राजनीतिक तरीके से इसका फैसला लें। तो अब अगर सरकारें राजनीतिक तरीके से सोचेंगी तो उसमें हम कोई ज्यादा हमारे लिए मुश्किल नहीं। मुश्किल उनके लिए होती है जिनके पास संख्या बल ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक फैसले संख्या बल के आधार पे होते हैं। जैसे पुराना शाहबानो केस है, वो संख्या बल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। तो हमारे पास संख्या बल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में है, केंद्र सरकार का दिया गया जो हल्फनामा जो कहें उसको अटॉर्नी जनरल पेश हुआ वो भी हमारे पक्ष में है। अब ये है कि थोड़ा सा जोर तो लोकतंत्र में लगाना होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकारें ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगी कि थाली में परोस के आपको आरक्षण पकड़ा दें। उसके लिए आपको हालात पैदा करने पड़ेंगे, वो हालात जिसमें जाके सरकारें कहें हम मजबूर हैं, और दूसरे की जो जितनी आवाज वो उठाता है उससे 10 गुना आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए ताकि उसकी आवाज दब जाए। वो कोशिश करेंगे, हमेशा करते रहे अभी तक, क्योंकि घरों में भी हम देखते हैं कि घरों में भी अगर भाइयों के बीच में भी बंटवारे की बात आ जाए तो जो घर में सबसे बड़ी बहू आई होती है पहले, उसकी कोशिश होती है कि सारा तो मैंने इसको पहले कब्जे में मेरे रहा और अब भी ये मेरे कब्जे में रहे, तो वो चाहती नहीं किसी हालत में, फिर उसमें कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है ना। तो भारत की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ तो वो जादू टूना भी करती है। तो हमारे ऊपर जादू टूना चलाया जा रहा है एक तरह का, जैसे मेंटली हरासमेंट, कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं। यानी आदमी जाते जाते रास्ते में
परेशान हो रही है, हुआ सच में कि नहीं हुआ, है ना? अगर हो तो मुझे मिला क्यों नहीं? तो मैंने अभी इसलिए कहा कि लेटर भी जारी सरकार कर दे, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट ने कैबिनेट में फैसला ले लिया। कल को कैबिनेट की फैसले की वो लेटर अगर नोटिफिकेशन बन के आ भी जाए, तब भी मिलेगा तो तब जब हम अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। पहले भी हुआ ऐसे हरियाणा में, जो 1994 में आरक्षण जब लागू हुआ तो उस वक्त हरियाणा में 4 सरकारी यूनिवर्सिटी थी। उस वक्त 97 की बात बता रहा हूं। रोहतक यूनिवर्सिटी हिसार की 2 और 1 कुरुक्षेत्र की। 3 यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्ट में डाल दिया कि ए और बी के हिसाब से एडमिशन होगी, मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसने प्रोस्पेक्ट में नहीं डाला, सिर्फ ऐसी लिखा कि ऐसी। अब ऐसी में हमारा कोटा कहाँ है, दूसरा किसका है, कोई मतलब नहीं। तो हमें पता चला तो देखा, हमने नोट किया कि वहां का वीसी एमएल रंगा था। अब एमएल रंगा जो खुद उस कास्ट से आता है, जो हमारा हिस्सा खा रहे हैं, वो क्यों होने देगा? अब करना ये चाहिए था कि कुरुक्षेत्र से कई लोग विधायक रहे, मंत्री भी रहे, हरियाणा में और भी थे, इनको राजनीतिक तौर पे लड़ना चाहिए था। अभी जब सरकार ने लागू कर दिया तो एक यूनिवर्सिटी का वीसी की क्या हैसियत है कि उसे रोक ले? मगर आज जो मीटिंग में जो सवाल उठा, ये उनको बड़े भाई कह के डर जाते हैं। मंत्री नहीं डरे, बच्चे मेरे पास आए और मैंने बच्चों को देख के मैं खुश हुआ। मैंने कहा तुम लोगों का एडमिशन हो गया? कह रही हम तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहां। मुझे खुशी ये हुई कि इनका तो झगड़ा ही नहीं है, ये तो आने वाले बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हमें भी लड़ना चाहिए। हमने वहीं फिर धरना रख दिया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी के बिल्कुल कोठी के बाहर धरना होगा। और आप देखे उस वक्त का अगर हालात, अभी भी लोग वहां लगे हुए हैं। धरना देने के सिर्फ 5 मिनट में ही अभी दरिया दुनिया बिछा रहे थे हम लोग, 5 मिनट में अंदर से आया एक आदमी कि जी वीसी साहब ने आपको अंदर बुलाया। हम 2 लोग चले गए और साथ में कुछ पुलिस वाले चले गए, और जब हम ऐसे एंटर हो रहे तो एमएल रंगा नौटंकी कर रहा है। अरे भाई आपकी क्या जरूरत है? पुलिस वालों को कह रहा, हमारा तो घर का मामला है। मैं कहा रंगा जी इतने अनपढ़ भी नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक पुलिस वाला एंटर नहीं हो सकता बिना आपकी इजाजत के। ये आपने लगवाई है तब पुलिस लगी है, बाकी नौटंकी ना करो आप हमारे साथ। अरे नहीं नौटंकी नहीं, बैठो आप चाय पियो। मैं कही चाय नहीं पीने आए, बच्चों का हिस्सा नहीं मिला। वो तो रजिस्ट्रार साहब लेट हो गए, मैंने 3 फोन कर दिए, वो आ जाए रजिस्ट्रार साहब, अभी लेटर जारी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हम उठ के खड़े हुए, मैंने कहा जब तक रजिस्ट्रार साहब आते हैं हम धरने की रस्म कर लेते हैं। रस्म तो कर ही लें, लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा बैठ के फोटो वोटो कर लेंगे। मगर देखो हमें बैठने नहीं दिया, उतनी देर में लेटर बाहर आ गया। तो लड़ना पड़ेगा, ये अनुभव है हमारे। और उसके बाद मैंने दूसरी लड़ाई शुरू की वहीं से। कुरुक्षेत्र में मीटिंग की हमने, एक हॉस्टल में बैठे, हमने कहा भी ये तो हो गया हो, मगर सारी सीटें हम फिल कर लेंगे, जो चिंता मैंने आज कही है, हमें लोग फिर ना कहें कि नालायक है। अब मैंने कहा हमें अपनी बस्तियों में, गांवों में जाना होगा, और उस वक्त हमारे पास कोई ज्यादा साधन नहीं थे। एक गाड़ी थे मेरे पास, एक गाड़ी कोई और किसी के लिए, उसी को एक बनाया रथ जैसा। उन दोनों रथ यात्राओं का बड़ा क्रेज था, 92 में हुई थी ना अडवाणी की। तो हमने भी कहा हमारी भी रथ यात्रा है, मगर नाम क्या था? वाल्मीकि शिक्षा चेतना यात्रा। 34 दिन घूमे हम लगातार, कोई घर नहीं गया हम में से, पूरे हरियाणा के गांव सारे घूमे हमने, और लोगों से एक ही कहा भी रोटी खाओ ना खाओ, कपड़ा मिले ना मिले, मकान बने ना बने, बच्चा पढ़ाओ, हमें मुकाबला करना है। और हुआ, अभी जो आंकड़े बता रहे थे वो कि जी जैसे ही आया तो हमने मुकाबला किया। मगर उससे कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, जब कभी मैं रिकॉर्ड निकालूंगा अपना, शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ, तो दिखाऊंगा उस रिकॉर्ड में कि जब पहली एक हाई स्कूल की पोस्ट मांगी थी किसी, 300 कुछ पोस्टों में 250 पोस्ट खाली थी हमारी, उसी हरियाणा में, लोग उसे फिल नहीं कर पाए थे। तो उसी हरियाणा में हालात बदल गए, मगर फिर भी आगे जाके आज भी अभी दिक्कत आ रही है, और ये राजनीतिक स्तर पे तय होने हैं। जैसे कोई सिलेक्शन कमेटी बनती है, चाहे स्टूडेंट का एडमिशन हो, चाहे कोई अपॉइंटमेंट हो,
तो सिलेक्शन कमेटी में हालांकि कानून नहीं है, मगर उसको कानून के हट के मान लेते हैं परंपरा भी। अगर 2-3 आदमी बैठे हैं तो 2 जनरल होंगे, एक ऐसी अफसर बिठाया जाएगा ताकि कोई इतराज ना करे। आमतौर पे आप देख रहे हैं। अब ऐसी अफसर कौन होगा? ऐसी अफसर तो उसी जाति में से आएगा, और वो चुन चुन के हमारे आदमी निकालता है। हमारे उस वक्त एक आदमी ने पीसीएस का पेपर क्लियर किया और एससी में उसका नंबर 2 था पोजीशन, एससी की लिस्ट में नंबर 2। और जब उसको इंटरव्यू में से निकाला गया तो वो ईटीओ लगा, एसडीएम नहीं लगा। हरियाणा में है, अभी भी बच्चा लगा होगा कहीं, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ, उसको ईटीओ लगाया गया। ये उन्हीं दिनों की मसला 97-98 की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो अभी हमें बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है। लेकिन विरोधी बड़े हैं सर, विरोधी भी तो बड़े हैं लगातार। वो पहले दिन से आक्रामक रूप में हैं, भारत बंद कर दिया, और बड़े बड़े नेता हैं जो भारत बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर कैसे इन विरोधियों को जवाब कैसे देंगे फिर? ये बड़े पॉजिटिव लक्षण हैं। इतनी इससे जागरूकता आई है मेरी कौम में, जो कभी तैयार नहीं थे शिक्षा के मामले में, है ना। आप कह दो शिक्षा की बात करनी है या हिस्सेदारी की, कोई नहीं आएगा सुनने। वो कहेगा आप ही कर दो, हम साथ ही हैं। और कह दो लड़ाई होगी बाहर, सारी बस्ती बाहर आ जाएगी। अब ये लड़ाई की स्थिति पैदा कर, ये लक्षण बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं कि जहां देखो, वो अभी राजस्थान वाले बता रहे, है ना, आंदोलन होगा। परसों 3 दिन पहले हरियाणा में एक बड़ी रैली निकली है, टोहाना में। इतनी बड़ी रैली थी कि टोहाना पूरा डिस्टर्ब हो गया। यानी बहुत अच्छे लक्षण हैं कि जितना समय हमें जगाने में लगना था शायद साल 2 साल, कि ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला। इसकी मैं आपको पुरानी इतिहास की मिसाल दे रहा हूं। एक बार बीएसपी का अलायंस हुआ हरियाणा में देवीलाल के साथ, और उसी वक्त मंडल कमीशन के बीच में बात आ गई। वो देवीलाल ने मंडल कमीशन का विरोध कर दिया। तो पार्टी वर्करों ने कांशीराम से सवाल किया, जी ये कैसा अलायंस है, आपने अलायंस कर रखा है और वो देवीलाल विरोध कर रहा है। तो वहीं सिरसा के गेस्ट हाउस में देवीलाल ने उससे पूछा, कांशीराम ने, भी आप विरोध क्यों कर रहे हो, इसकी ग्राउंड क्या है? वो इसने ये नहीं कहा क्यों ना करो, क्या ग्राउंड है? वो कह रहा बाकी ग्राउंड छोड़ो, वो तो आप अपना पेन लेके समझाओगे। कांशीराम बड़े मशहूर थे पेन में। मोटी करे बात बताऊं? करे हाँ। करे आपको मंडल कमीशन की बात करते हुए कितने साल हो गए? वो करे 10 साल हो गए। तो कह 10 साल में इतने लोगों को पता चला था मंडल कमीशन क्या है, जितनों को मैंने एक स्टेटमेंट खिलाफ दे के कर दिया। ये तो तुम्हें फायदा पहुंचाया मैंने। तो हाँ, ये हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर मायावती या वामन मेश्राम, है ना, चंद्रशेखर तो किसी गिनती में नहीं, ये अगर इतने विरोध ना करते तो हमारे लोगों ने उठ के खड़े नहीं होना था, और इनके चेहरों से नकाब नहीं उठना था। लेकिन सर बात तो बहुजनों की करते हैं ना, वो बात बहुजनों की करते हैं, फिर किसी एक विशेष जाति पे आके अटक जाते हैं। यही साफ हुआ, ये भी साफ हुआ। चलो शायद बहुजनों में जो बैकवर्ड क्लास है ना, बैकवर्ड क्लास शायद ये सोचती रहती कि ये दलित दल तो इकट्ठे हैं, मगर आज तो सबके आगे नंगे हो गए ना कि दलित भी इकट्ठे नहीं है। दलितों में भी केवल एक जाति का वो अपना वर्चस्व रखना चाह रहे हैं कि हमारी मोनोपोली बनी रहे, और उस पर दूसरे किसी को हम काबिज नहीं होने देंगे। और जबकि जो एक लीडर में जो गुण होने चाहिए, लीडर में सबसे पहला गुण होना चाहिए कोई डरे ना। अगर वो डरपोक है, अगर वो सड़क पे चलते चलते सामने पुलिस को देख के पीछे हटना चाहता है, वो लीडर नहीं हो सकता। तो मायावती असल में लीडर नहीं है। मायावती के सामने जब ईडी का नाम आता भाग लेती है, चुप हो जाती है। मायावती लीडर नहीं है। मायावती ने तो कांशीराम से हथियाया है, और कांशीराम के जीवन की मैं सबसे बड़ी गलती अगर है तो वो मायावती है। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे फेवर में आ रहा है। हमारे लोग, उससे पता चल रहा लोगों को कि हम इनके ऊपर, आज जो चंद्रशेखर के पास जितनी पूंजी है, जितनी गाड़ियां हैं, 90% वाल्मीकि समाज की दी हुई है। अब वो 90% समझ तो जाएंगे ना कि हमने ये क्या कर दिया। और आया समझ, धड़ाधड़ लोगों ने इस्तीफे दिए, और कुछ ने अनाउंस किए, कुछ वैसे घर बैठ गए होंगे। हर तरह का आदमी होता है। तो वो होना चाहिए था और हो गया। और अब आसान होगा जब हम बस्तियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो अब हमारे लिए आसान होगा इस मूवमेंट के लिए तैयार करने के लिए। वामन मेश्राम है, 1 अगस्त को फैसला आता है और वामन मेश्राम की बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है। क्या कहना चाहिए वामसिप की जो है? हाँ, नहीं, अपने आप को काफी बौद्धिक स्तर उनका काफी ज्यादा ऊंचा है,
लेकिन उसके बाद भी 1 अगस्त के बाद उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दे दी कि हम, जबकि 565 पन्नों का जजमेंट था, 565 पन्ने पढ़ने में कुछ तो टाइम लगेगा सर, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आ जाती है सेम डे। 565 पन्ने हम्म, नहीं, मेरे पास सचिन बैठे हैं, हम्म, सीनियर वकील चले गए हैं, जी, कभी कभी तो एक पेज ना अदालत का लिखा हुआ पढ़ने में लंबा समय लगता भी है क्या, ये इसमें कहा क्या गया है, ये सीधे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि ये डायरेक्शन है, उसको समझना पड़ता है उसकी शब्दावली को। और कई बार लोग दोबारा जाते हैं, कोर्ट दोबारा जाते हैं कि जी इसको दोबारा से कोर्ट इसकी व्याख्या करे पूरी। तो वो 565 कैसे उसने पढ़ लिए? वो उसके मन का मैल था, उसके मन के अंदर जो दुर्भावना भरी हुई है वो थी जो निकल के सामने आई। और दूसरी बात, आप कह रहे विद्वान नहीं है वो, ये रट्टा वाला और होता है, ये रट्टे वाले लोग हैं। अभी आजकल उन्होंने एक बड़ा नया पखंड शुरू किया है, भंगी जी को पता होगा, वो कहते हैं जी वो रामायण में राम रूम नहीं है ना, क्या नाम लेते हैं वो, पुष्पमित्र है ना, शुंग मित्र पर पुष्पमित्र, कह रहे वो थे। मैंने कहा इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार, इसका मतलब उनमें से किसी को भी समझ नहीं थी। उन्होंने तो सबने राम का नाम लिया, आलोचना करते वक्त राम ही कहा ना। जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं कही तो उन्होंने कहा राम कृष्ण विष्णु, मैं इनको भगवान नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा पुष्पमित्र, ये इसको मिला अकेले को, बामसेफ के डाकुओं को मिला और किसी को नहीं मिला। और सबसे घटिया संगठन है, सबसे घटिया। और वाल्मीकि को काल्पनिक बना देते। वाल्मीकि अगर काल्पनिक हैं तो फिर राम की आलोचना करने की जरूरत नहीं, वो भी कल्पना है। कल्पना की जरूरत क्या है ना, हवा में कुछ है नहीं और मैं चपेड़े मारे जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है जब है ही नहीं। पेरियार कहते हैं कि महात्मा रावण जैसा विद्वान नहीं हुआ। यार रामायण जब काल्पनिक है तो रावण कहां से आ गया? कह रहे हैं ना कि कह रहे हैं, जाने इनको यही नहीं पता हमने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। ये तो बस सोचते हैं भी लोग पढ़ लेंगे। लोगों में असल में आदत यही है कि ये लाइन उस किताब में लिखी है। और महात्मा बुद्ध ही कहते हैं कि चाहे कोई बात किसी किताब में लिखी हो, चाहे किसी महापुरुष ने कही हो, जब तक वो तर्क की कसौटी पे आपकी सम्यक बुद्धि आपको समझाए ना कि ये ठीक है, आप उसको मत मानो, मगर ये मान के चलते हैं। फिर देखो, मैं देखता हूं कि ईसाई प्रचारक भी घूमते हैं, राधा स्वामी भी घूमते हैं, निरंकारी भी घूमते हैं। वो जब आएंगे ना, उनका अपना मिशन होता है। एक तो बड़े नकली मिशन वाले भी हैं जिनको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, बिल्कुल नकली। वो 5000 साल में सारे युग निकाल देते हैं, है ना। और ये भी कहते हैं कि हर चीज फिक्स है। ये आपने माइक कितनी दूर रखना था, करे फिक्स है पहले ही, 5000 साल पहले फिक्स है ना। तो फिर तो किसी के चाकू लग जाए तो अदालत में आने की जरूरत क्या है, फिक्स ही फिक्स है। मगर ये सारे करते क्या है, मैं ये कह रहा हूं, चाहे झूठे सच्चे, वो बड़े तरीके से जब जाते किसी को मनाने, अपने साथ जोड़ दें, तो अपने मिशन की बात रखते हैं आगे। मगर जब ये आते हैं, ये जो अगड़े दलित, झूठे अम्बेडकरवादी, अगर तुम बोधी हो गए हो तो महात्मा बुद्ध की कोई ऐसी बात कहो कि मैं प्रभावित हो जाऊं, है ना। ये महात्मा बुद्ध की बात बाद में करते हैं, पहले परमात्मा वाल्मीकि को गाली देते हैं। यानी इनका बुद्ध बड़ा ही तब होगा जब वाल्मीकि को छोटा किया जाएगा, नहीं तो बुद्ध बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बुद्ध के सारे ग्रंथों में कहीं एक जगह एक लाइन ढूंढ के बता दो जहां बुद्ध ने छुआछूत के खिलाफ कोई बात कही हो, जहां बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहा हो। फिर लाएंगे सुनीत को उठा के कि ये देखो सुनीत को दीक्षा दी। मगर इनके ग्रंथ में पढ़ो कि महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, सुनीत बाहर कूड़ा उठा रहा था। उसको प्रवचन में बैठने का अधिकार नहीं। इसका मतलब कम से कम कथा के समय तो बैठ जाए वो, बराबर लोगों में आके सुन ले। वो उस वक्त भी कूड़े की रेड़ी भर रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बौद्ध ग्रंथ कह रही, अधिकार नहीं था। और दूसरी बात, भारत का ऐसा कौन सा धर्म है जिसको अपनी गिनती बढ़ाने के लिए हमें नहीं लेना पड़ा? हिंदू हमें हिंदू क्यों कहता है? गिनती बढ़ाने के लिए, नहीं तो हम भंगी हैं, अछूत हैं, शूदर हैं। और वो 15% आर्यन है, वो स्वर्ण है। मगर जब हिंदू बनकर उसने अपने आप को मेजोरिटी साबित करना है, तब हम सारे साथ हैं। गुरु गोविंद सिंह ने, ये तो एक सुनीत की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने 5 दलितों को अमृत ग्रहण करवाया, और करवाया ही नहीं, फिर उनके हाथ से खुद लिया।
देखो क्या कितनी बड़ी बात है। पहले उनको सिख बनाया, फिर आपको कहा, उनको कहा भी आप मुझे भी दो, सिख मैं भी नहीं हूं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तो रामायण में लिखते हैं कि राम ने तलवार लेके महामुनि शंभू का सिर काटा। बता रहे हैं राम ये हरकत कर रहा, राम कितना ज्यादा जातिवादी है, कितना ज्यादा वर्ण व्यवस्था को मानने वाला है। और ये लाइन अगर वाल्मीकि मारे ना लिखते तो आज किसी भी पूरे बड़े बड़े जितने दलित विद्वान है या बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाओं में आ रहा है कि राम को भगवान नहीं मानूंगा, फिर ये लाइन लिखने की जरूरत पड़ती? शंभू को भी कोट करते हैं। नहीं, वो नहीं, राम के खिलाफ लिखने की जरूरत पड़ती? शंभू की वजह से तो हो रहा है, वही मैं कह रहा हूं। शंभू की बात लिखी किसने, इसको दुनिया के सामने रखा किसने? अगर वो ब्राह्मण होते तो पर्दा डाल जाते, इस कहानी को निकाल देते। और आज का ब्राह्मण निकाल रहा है, जोर लगा रहा है, हमारे हमारे लोग भी लगा रहे हैं कि जी पहला कांड भी ना मानो रामायण का और अंतिम भी ना मानो। पूरी दुनिया में ये विदित है कि 7 कांड हैं उसके। अब 2 दिक्कत दे रहे हैं। पहला जिसमें राम के जन्म की बात आती है ना, वहां आता कि वो श्रृंगी ऋषि का लड़का था। अब उससे दिक्कत है, करे इसे भी हटा दो। जहां मुनि शंभूक के कर्ल की बात आ रही, करे इसे भी हटा दो, और बीच बीच वाला राम रख लो। हालांकि अच्छा उसे भी नहीं साबित कर पाएंगे, जब हम शुरू होंगे तो अच्छा उसे भी नहीं साबित कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो वाम सेफ के लोगों से उम्मीद नहीं थी। जब हमने शुरू में देखा था, जिस वक्त बीएसपी बनी नहीं थी, कांशीराम भी वाम सेफ लेके चलते थे, हम लोग भी साथ जाया करते थे, साइकिलों पे भी गए हैं, उनके कैडरों में भी बैठे हैं। और उस वक्त हम तो सपना लिया करते थे कि ये एक बड़ा ग्रुप बनेगा विद्वानों का, जो मुझे पता मैं बताऊंगा, जो दूसरे को पता वो बताएगा, फिर सारा ज्ञान इकट्ठा करके एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस बनेगा जहां से हम कहेंगे कि ये अंतिम सत्य है। बाम साहब ने किया ऐसा, उसके लोग करते हैं अपने अपने स्तर पे। बाम सेफ अभी तक ये कर सकी, वो डरती है कि पब्लिकेशन हम करेंगे तो बाम सेफ एक दिन में बैन हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, कितने कांड हुए देश में, गोहाना का, मिर्चपुर का छोड़ दो, है ना, वहां खैरलांजी कांड नहीं हुआ उसी वक्त? हुआ। बाम सेफ सड़कों पे आई, चलो नहीं आ सकती, मुलाजम है, बाम सेफ इतना ही करके दिखा दे कि खैरलांजी में कौन कौन बचा था। परिवार के 2 ही लोग बचे थे ना, अकेला बाप बचा था। उसको कहते कि चल दिल्ली में बैठ आराम से, तुम्हें कुछ नहीं करना, वकील हम करेंगे, पैसा हम देंगे। आज तक एक केस बता रहे पूरे भारत में जहां इन्होंने वकील का खर्चा तक उठाया। किस बात के एम्प्लॉइज का पैसा इकट्ठा करके खा रहे, कहां जा रहा है? हम अपना एक सेमिनार हमारा चल रहा था लखनऊ में, ये बच्चे गवाह हैं उसके, आप भी चलिए कभी। एक बच्चा आया +2 किए हुए, बच्चे बोलते मंच पे आके, पहले बस वो एक लाइन ही बोल पाया, और शुरुआत बड़ी अच्छी की, इंग्लिश का फ्लो बड़ा अच्छा था, मगर 1-1.5 लाइन में ही रुक गया और मेरे से बड़ा कद उसका, और रो रहा बच्चों की तरह, आंसू नीचे गिर रहे। भाई क्या हो गया? मैंने लोगों से मैंने कहा रोकना नहीं इसे 2 मिनट, जो अभी ये जो गुबार है निकलने दो, बताएगा कुछ हुआ होगा। बाद में उससे पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ, कह रहा जी मैंने +2 किया है। वो नीचे मेरी बहन बैठी, उसने भी +2, हम दोनों इकट्ठे हैं। उसने 92% नंबर लिए हैं मेडिकल में, मैंने भी 90% नंबर लिए मेडिकल में। साथ में मेरा बाप बैठा है, उसको आर्मी में से निकाल दिया गया था, वो केस लड़ रहा अभी तक भी, और आजकल शॉपिंग मॉल का दरवाजा खोलता है जहां से उसे 4000 रुपए मिलते हैं, थोड़ा बहुत मां कर लेती है। और अब हम मेडिकल करना चाहते हैं तो आकाश वाले 3.5 लाख रुपया मांग रहे हैं कोचिंग का, और हमारे घर का करा दरवाजा नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बोरी काट के टांगी हुई है। हमने वहीं से, अब देखो मैं कहूं मैं एजुकेशन पे काम करता हूं और यहां से मैं भाग जाऊं, यहां से मुझे भागना नहीं है। मैंने उसी वक्त कहा बेटे, मैंने कहा तुमने तैयारी करनी, तुम लोगों ने, अब तुम लोगों ने पैसे की चिंता नहीं करनी, हम चाहे 10-10 रुपए इकट्ठे करें, ये काम अब हमारा है। अब वो बच्चे पीजी कर रहे हैं, और रेडियोलॉजी में एक पीजी का पेपर उससे छोड़ दिया पहले, पिछली बार करा, नंबर पूरे नहीं आए। मेरे
मन की स्ट्रीम नहीं मिल रही, और अब एम्स से किया, एम्स को पास किया उसने। यानी अगर हमने उनके पीछे हम खड़े हुए तो बच्चों ने भी पीठ नहीं दिखाई। बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड। फिर जब ये पहले आकाश की फीस दी, जब उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई तब भी फीस हमने दी। मुझे कहा गया जी कल ही होना। मैंने कहा आप तो सुबह पहुंचो, कागज इकट्ठे करो, सारे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, जब पैसे भरने हों 10 मिनट लगेंगे, मुझे पैसे ट्रांसफर कर दें, पैसे आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी आपका धन्यवाद करना है लखनऊ के लीडरों ने। और लीडर पता कितने इकट्ठे हुए? 70 लीडर इकट्ठे हुए, आपका धन्यवाद करना। मैं कहा क्यों? कि जी आपने हमारे शहर के बच्चों का हाथ पकड़ा और 2 कामयाब डॉक्टर हमें दे दिए। तो मैंने कहा अभी कितने लोग बैठे हैं? कहते 70। तो मैं कहा 2-2 हजार ही दे देते, तब भी 1.5 लाख तो आ ही जाता। आप भी 2-2 हजार दे देते। आप में उतनी भी इच्छा नहीं थी, और अब ये मेरा स्वागत करके आप इसका क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं मेरा। मैं कहा कोई धन्यवाद नहीं, वो मेरी कौम का खून है। मेरे घर में इतना लायक बच्चा नहीं है, तो कौम में कहीं भी मिलेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ूं। ऐसा कभी बामसेफ ने किया? कभी किया हो तो बता दो। वो धन लूट के खा रही सारे मुलाजिमों का। वो पिकनिक से करा देते हैं, अगले साल बेंगलोर मिलेंगे, अब हम और मदुरई मिलेंगे, है ना, अब हम जयपुर में इकट्ठा होंगे, है ना, और उसके सेशन बनाते बड़े अच्छे, है ना, 2-3 घंटे का ये होगा, फिर वो थाली लंच की मिलेगी, और फिर हम घूमने भी निकलेंगे, है ना। मैं देखो पंजाब में जन्मा हूं, जम्मू हमारा बहुत बड़ा काम है, 35-20 की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं आज तक श्रीनगर नहीं गया, आज तक नहीं गया, श्रीनगर नहीं गया। कई बार प्रोग्राम भी बना, भी जब आप जम्मू आओगे चलेंगे, और पीछे से फोन आ जाता है, अभी भी कहीं और जा रहा था, भंगी ने इधर बुला ली। तो अभी फिर क्या रहेगा इस लड़ाई को किस तरीके से, सड़कों से किस तरीके से आगे ले जाएंगे? इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जितना वंचित समाज है उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये ओवर में नहीं कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि इतिहास है हमारा लड़ने का। बिल्कुल घबराए ना, हम कोर्ट में जीते हैं वैसे सड़कों पे जीतेंगे, बिल्कुल ना घबराएं। वो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पता रणनीति क्या होगी, लड़ना पड़ेगा, और कैसे लड़ना, कैसे सड़कों पे लाना, वो सारा कुछ हो जाएगा। और सड़कों पे आने को तो ये कौम तैयार रहती है, इनको तो क्लास में बिठाना मुश्किल है, क्लास में बैठना शुरू करो। तो ये दर्शन रावण जी थे, तमाम बातें आपने सुनी हैं, और आपकी क्या राय है इस पूरे इंटरव्यू पे, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।